नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव से पहले अब प्रियंका बनाम सिंधिया की सियासत तेज हो रही है। 21 जुलाई को प्रियंका सिंधिया की गढ़ ग्वालियर आ रही हैं। वहीं प्रियंका के दौरे से ठीक पहले सिंधिया ने भी ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि मध्य प्रदेश में लड़ाई अब प्रियंका बनाम सिंधिया की होगी क्या? झांसी की रानी के बहाने सिंधिया को क्या घेरेंगी प्रियंका? प्रियंका के दौरे से पहले सिंधिया के ट्वीट के क्या मायने हैं? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। जी हाँ, कुछ लोग सत्ता के विचारधारा को भूल गए। जून में जबलपुर में प्रियंका गांधी ने जब ये बयान दिया तो साफ था कि निशाने पर कौन है। और प्रियंका के इस बयान के साथ ही ये भी साफ हो गया था कि अब गांधी परिवार और सिंधिया के बीच सीधी जुबानी जंग तेज होने वाली है। अब 21 जुलाई को प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगी। इसके बाद ग्वालियर के मेला ग्राउंड में प्रियंका की जनसभा होगी। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका की एंट्री और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में जाने के कार्यक्रम से साफ है कि झांसी की रानी के बहाने प्रियंका गांधी सिंधिया को घेरेंगी। हालांकि प्रियंका के दौरे से ठीक पहले सिंधिया का भी एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओत-प्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 सत्ता के लिए व भ्रष्टाचारियों को बचाने की गठबंधन इंडिया जोड़ो। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत भी वही। तो सिंधिया के इस ट्वीट के साथ ही अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब तक एक दूसरे पर सीधे हमले से बचने वाले गांधी परिवार और सिंधिया अब खुलकर बयानों के तीर चला रहे हैं। बहरहाल बयानों के इस बयान में नजरे प्रियंका के ग्वालियर दौरे पर है। देखना दिलचस्प होगा कि जबलपुर से शुरू हुई प्रियंका बनाम सिंधिया की लड़ाई ग्वालियर पहुँचते पहुँचते किस मोड़ पर आती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। ग्वालियर आ रही हैं प्रियंका गांधी, और ये वो क्षेत्र है जहां पर आपके एक बहुत पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए आपकी पार्टी को, और ये कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी और अब वो कांग्रेस पर तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। सर देखिए लोकेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंधिया जी ने ट्वीट किया कि 1947 में कांग्रेस ने ये किया, फलाने वर्ष में ये किया। वो अपना इतिहास भूल गए कि उनके खानदान का इतिहास क्या है। उनके खानदान का इतिहास 1857 से शुरू होता है। पूरा देश जानता है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसे बखूबी लिख गई कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर सिंधिया खानदान की गद्दारी के नामो निशान रह गए, शेष रह गए उनके दिलो दिमाग पर। और मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हीं सिंधिया परिवार की जो पूर्वज थी, उन्होंने 1967 में समित सरकार बनाई कांग्रेस को तोड़कर, और उन्हीं ने 2020 में कांग्रेस की सरकार को तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अलग अपना दल लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गद्दारी का इतिहास जो सिंधिया खानदान के साथ चिपक गया है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये गद्दारी का कलंक उनके माथे से हटने वाला नहीं है। उनके खानदान का, उनका खुद का काला अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हमेशा जब जब झांसी की रानी की बात आएगी, जब जब भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की बात आएगी, तब तब सिंधिया का नाम काले अक्षरों में हमेशा दर्ज होता रहेगा। इसलिए प्रियंका गांधी आ रही हैं और देशभक्ति की जो लड़ाई महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी, तो मैं कहता हूँ चलिए ठीक, बेटी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ इस पर जल्दी से मालू जी से। मालू जी, प्रियंका गांधी आ रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सिंधिया ने एक ट्वीट किया
जो गठबंधन बना उसको लेकर सवाल उठाए। मैं आ रहा हूं संतोष जी, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। में सिंधिया भी शामिल हो गए ठीक। और और जिस सिंधिया पर आरोप कुछ समय पहले तक बीजेपी लगाया करती थी, अब वैसे ही आरोप कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गए हैं सर लगने। और प्रियंका गांधी के आने से क्या अब ये लग रहा है कि इस बार प्रियंका का मुकाबला करना है आपको मध्य प्रदेश में, क्योंकि राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय प्रियंका गांधी दिख रही हैं? लोकेंद्र जी, कांग्रेस का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ रहा। पहले भारत राष्ट्र राज्य के साथ गद्दारी की और अब जनता के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी का इतिहास रहा है। ये इतनी जोर से जो शोर मचा रहे हैं, वास्तव में 1947 में इन्होंने पहले गद्दारी की सुभाष चंद्र बोस से, फिर सरदार पटेल से, फिर देश की जनता से। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में देश को तोड़ दिया। कश्मीर को हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। इन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर किसके इशारे पर कर दिया? शेख अब्दुल्ला के। शेख अब्दुल्ला वही थे जिनको बाद में जेल में डाला गया कांग्रेस ने, फिर उनको सत्ता सौंपी। ये गद्दारों का इतिहास तो इनका है और गद्दारों को पोषित और विकसित और पल्लवित करने का काम इन्होंने किया। आज ये सिंधिया जी को गाली बक रहे, मैं समझता हूँ कि सिंधिया, माधवराव जी सिंधिया लगातार कांग्रेस में बने रहे, लगातार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में बने रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस पर उन्होंने उनकी चिरोली की, उनको कांग्रेस में। तो अगर आप गद्दार को, तो आपको इतने साल समझ में नहीं आया जब आपके साथ थे। इसका मतलब आपका इतिहास शेख अब्दुल्ला है, चाहे आप किसी का नाम लेते हो। क्या ये गद्दारी का इतिहास आपको नहीं? मुस्लिम लीग जिसने भारत के साथ गद्दारी की, खुद गलवैया बांध कर आप साथ में घुमाते हैं, वायनाड में समझौता करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं क्या सर? और देखिए, प्रियंका गांधी आ जाए, राहुल पहले भाई आए थे, वादे करके गए थे, कहा है वो, कहाँ घूमे? नहीं, सरकार तो बन गई थी ना उस वक्त सर। जिनकी गारंटी, अरे सरकार कहाँ है? सरकार बनी थी झूठी बात कहकर। और ये गद्दारों का इतिहास तो इनका है। इन्होंने जनता के साथ गद्दारी की और सिंधिया जी ने खुददारी की। सिंधिया जी ने कहा कि मेरे नाम को आपने और मेरे फोटो को लगाकर आपने वचन दिया था जनता को कर्ज माफी करेंगे 10 दिन में, आपने नहीं की। आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, वो नहीं की। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण माफ करने की बात की थी, वो नहीं की। आपने संविदा करने। चलिए, ठीक, इस चीज को समझाने की आप बार बार करते हैं कोशिश। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। संतोष जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश जी, जो खुद इसी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। सत्य प्रकाश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन पर जितना इन्हें प्यार मिलता है शायद उतनी हेट भी मिलती है। पहले बीजेपी से मिलती थी, आजकल कांग्रेस से मिल रही है। लेकिन प्रियंका गांधी का आना, और जिस तरीके से बताया जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन नेताओं में से थे जो राहुल और प्रियंका के बड़े करीबी नेता थे जब वो कांग्रेस में थे, तो क्या अब सीधे हमले हमें देखने को मिलेंगे? और क्या जो बिलो द बेल्ट हम कहते हैं राजनीति में कई बार अटैक किए जाते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं इस बार ग्वालियर में? देखिए लोकेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कल का जो प्रियंका गांधी का ग्वालियर में रैली है, इस रैली के 2 मीनिंग्स हैं। एक तो उनका ग्वालियर में सिंधिया के होम टर्फ में पहली सभा, जनसभा, हालांकि वो पिछले महीने जबलपुर में जो कांग्रेस की सभा थी वो उनका लॉन्चिंग सेरेमनी थी कैंपेन की, तो पहली सभा होम टर्फ सिंधिया के ग्वालियर में। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाना। यानी कि यहां पर आप देखें कि ग्वालियर वो जगह है जिसने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाई। 2020 में कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य के कारण चली गई। अब यहां पर ये दोनों चीजें हैं कि कांग्रेस इस मार्फत से भारतीय जनता पार्टी को प्लस ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरेगी। आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, उनकी फैमिली के पीछे है 1857 की क्रांति, और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की शहादत और ग्वालियर में उनकी समाधि। तो ये समाधि पर विजिट के माध्यम से आप ये नोट कर लेना, कांग्रेस ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप चला है, जिसके माध्यम से वो सिंधिया को तो घेरेगी ही,
साथ ही यहां की पब्लिक में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास करेगी नेशनलिज्म का, यानी कि जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज हैं उनके प्रति कांग्रेस अपना डेडिकेशन दिखाएगी। 2018 में 34 में से 26 सीट कांग्रेस ने जीती, उनको रिटेन करने के लिए भी ग्वालियर को उसने चुना है। अब आपको बताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी प्री प्लानिंग है, और वही प्लानिंग दिखती है कि अगर 1857 पर अटैक प्रियंका गांधी करती तो उससे पहले कांग्रेस की कुछ जो कंट्रोवर्शियल वीकनेसेस हैं अगर उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर दी जाए तो शायद उसका असर कम हो जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से चले गए भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ हुआ या कांग्रेस को नुकसान हुआ? उसके सामने आज इस सिचुएशन को देखने के लिए उनके जाने के बाद 2020 के बाद जो इलेक्शंस हुए या जो घटनाक्रम घटे वो अपने आप उस चीज को बयां करते हैं कि ज्योतिरादित्य के जाने के बाद कांग्रेस फायदे की तरफ जा रही है या नुकसान की तरफ जा रही, या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ है या नुकसान कई बाईपोल्स में देखने को मिला है या लोकल बॉडीज की में दिखाया है। तो ये प्लानिंग ग्वालियर में आने के पीछे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को मजबूत करना और इससे साथ एडजॉइनिंग बुंदेलखंड पर भी ध्यान कांग्रेस का दिखता है, इसीलिए ये रैली। और एक और कारण लास्ट में बोलूंगा कि प्रियंका गांधी इस समय एक्टिव है, आपने कहा ये बात तय है। कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में इनकी जबरदस्त कई रैलियां हुई हैं और कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला है, इसलिए कांग्रेस उत्साह से भरी हुई है। तो वो प्रियंका गांधी की इस रैली पर पूरा जी जान लगा रही है। संतोष गौतम जी, इस बार कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसमें राहुल गांधी किस भूमिका में है सर? एक तो उनकी सांसदी चली गई, अगर 2024 को लेकर वो तैयारी करें तो अभी स्थिति साफ नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कैसे होंगे या खुद चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। वो जगह जगह दौरे कर रहे हैं, तमाम वर्गों के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब जो इस चुनाव में लीड करेंगी वो प्रियंका गांधी ही होंगी सामने? क्योंकि राहुल गांधी होते तो शायद वो बेहतर बता सकते थे कि जो वादे को लेकर बीजेपी बार बार सवाल उठाती है कि आप वादे कर गए पूरे नहीं किए, क्या इसलिए भी राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव से? बिल्कुल नहीं लोकेंद्र जी, आपने देखा कर्नाटक में दोनों का संयुक्त नेतृत्व था, राहुल जी और प्रियंका जी का, और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसी का असर है कि हम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जीते हैं। तो राहुल गांधी के योगदान को कतई कम करके आंका नहीं जा सकता। अब सच्चाई और फरेब के बीच हिमाचल में तो जब इलेक्शन हो रहा था तब उनकी यात्रा चल रही थी, बामुश्किल वो दिन एक आध दिन निकालकर तो जा पाए थे यात्रा के बीच में हिमाचल। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप कर्नाटक की बात करते तो कर्नाटक में तो पूरी यात्रा ही कर्नाटक से निकली है। मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में जो राहुल गांधी की यात्रा का असर दिखा उसके कारण हमारी कर्नाटक की सरकार बनी है। और मैं कह रहा हूं कि सच्चाई और फरेब के बीच का अंतर समझ चुकी है, जुमलों और सच्चाई के बीच का अंतर देश की जनता समझ चुकी है। नरेंद्र मोदी का चेहरा खारिज कर चुकी है कर्नाटक की जनता। आपने देखा उन्होंने वहां जाकर बोला कि मुझे 91 गालियां बकी, उनको 91 सीटें तक नहीं आई। कर्नाटक की जनता ने बोल दिया जुमलों से काम नहीं चलेगा, जनता की समस्याएं सुनो, जनता के दुख दर्द सुनो, केवल अपना दुखड़ा मत रोते रहिए। आप ये बताइए कि जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गोविंद मालू जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस को गद्दार बता रहे थे। अपनी गद्दारी के काले अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए संघ परिवार के लोग कहते रहते हैं ऐसा। सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देते हैं, वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण देते हैं, लेकिन अगर ये उनकी किताबें पढ़ ले, उनके विचारों को पढ़। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। मालू जी, एक सवाल ये भी कि सिंधिया के आप लोगों की पार्टी में आने के बाद आप लोगों की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद जो बाईपोल्स हुए वहां पर, उसमें जिस लोकसभा क्षेत्र से सिंधिया आते हैं वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई। इसके बाद जब निकाय का चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी लंबे समय बाद हारी सर। तो आप लोगों को सिंधिया के आने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कुछ स्थानीय चुनाव के असर अलग अलग होते हैं, स्थानीय परिस्थितियां कभी कभी हावी हो जाती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण कांग्रेस को वोट मिले थे इस क्षेत्र में। उस समय उनके चेहरे को इन्होंने वचन पत्र पर लगाया और वो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनकी एक ईमानदारी विश्वसनीयता के कारण लोगों ने वोट दिए। कमलनाथ के चेहरे पर नहीं दिए, राहुल गांधी पर नहीं दिए। राहुल गांधी तो आते जनता के बीच में, अभी क्या उनकी वोटिंग होती, इस तरह से उनको लिया जाता। कहाँ है भाई, 10 दिन में कर्ज माफी की बात करने आए थे ना, 10 दिन कर्ज माफी नहीं करेंगे तो चेहरा बदल देंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात करने आए थे, एक एक जिले में मोबाइल की फैक्ट्री डालने की।
आसमान से तारे तोड़ने की बात करते हैं और आप गायब हो जाते हैं। जनता के बीच में आए तो सही वो, इसलिए आप बहन को भेज दिया, आप ये झूठ बोलेंगी, ये वादा खिलाफी करेंगी, ये गद्दारी करेंगे, फिर जनता इनको देखेगी कि हाँ भाई ने तो करी हमसे गद्दारी, बहन आई, अब सब समझ गए लोग। इंडिया जी का चलिए ठीक, मैं मेरे पास समय कम है, इसलिए आखिरी रिएक्शन में जल्दी से सत्य प्रकाश जी का ले लेता हूं। सत्य प्रकाश जी, सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में क्या नई लीडरशिप वहां पर दिख रही है? क्योंकि एक साथ अगर एक क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में आपके नेता चले जाएंगे तो समय लगता है नई लीडरशिप तैयार करने में। क्या वो लीडरशिप दिख रही है कांग्रेस की वहां पर? हालांकि दिग्विजय सिंह खुद यहीं से आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस का जो एनवायरमेंट है वो केवल 2 लीडर्स पर टिका हुआ है। यानी लीडरशिप में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिखते हैं। कोई क्षेत्र विशेष में कोई नेता उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। वो सब बिहाइंड दी दोनों नेताओं के पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बताएं, अभी मालू जी ने एक बात, चलिए सर, समय इतना ही रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अहम होगा प्रियंका गांधी का दौरा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।